हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11-12 के बिजनेस स्टडी के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो हमारा चैप्टर जो चला हुआ है सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें फ्यूल्स मैनेजमेंट हम कर रहे थे, जिसमें 7th नंबर जो है फ्यूल ये कहता है कि रिम्यूनरेशंस ऑफ पर्सन जो है उसको कंसिडर करना चाहिए। और इसमें ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल employee is the organizations must be paid fairly and adequate to give the maximum satisfaction। यानी कि उसे उचित और पर्याप्त जो है रेमुनरेशंस इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरीज। एम्प्लॉय को सैलरी और वेजेज है वो उचित होनी चाहिए, विच वुड गिव द एटलीस्ट ए रिस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि वो अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। द फेयर वेजेस डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू, एक तो फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है ऑफ कंसर्न्स उसके ऊपर डिपेंड करता है संस्था की जो है। बी कीपिंग इन माइंड ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, हमें मिनिमम गवर्नमेंट का जो एक्ट है वेजेस उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। द वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स, और मार्केट में दूसरे जो है प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अगर उस चीज़ को ध्यान नहीं करेंगे तो हमें क्या है कि वहाँ से है कि जो मैन पावर है वो मिलने में दिक्कत होगी अगर उसकी इक्विवेलेंट हमें वो नहीं रखेंगे तो। इसके लिए हमें यहाँ पर देखना है कि इसके पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल है वो क्या निकल के आते हैं। एक तो एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड, इससे एम्प्लॉय जो है मोटिवेट होगा। डिवोशंस एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो इम्प्रूव होगी। संस्था के प्रति त्याग और कमिटमेंट की जो भावना जो है वो उसके अंदर जागृत होगी। इसके कंसिक्वेंस ऑफ द वायलेशंस ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर इस प्रिंसिपल का उल्लंघन करते हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम जो है वो हमें देखने को है। इंक्रीज इन द टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉयज़, इससे ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। डिससेटिस्फैक्शंस एंड डीमोटिवेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो उभर के आएगा। इसके बाद में 8th जो प्रिंसिपल है फ्यूल का वो कहता है सेंट्रलाइजेशंस और डिसेंट्रलाइजेशंस को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। कहाँ पे सेंट्रलाइजेशंस करना है, कहाँ डिसेंट्रलाइजेशंस करना है, इस चीज़ का भी विशेष फोकस किया। सेंट्रलाइजेशन से का संबंध जो है कंसंट्रेशन ऑफ द अथॉरिटी और मैन पावर इन फ्यू हैंड। सेंट्रलाइजेशंस का मतलब है कि कुछ ही लोगों के हाथों में क्या है अथॉरिटी जो है वो प्रोवाइड करना जो टॉप लेवल। डिसेंट्रलाइजेशंस मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ है कि जो पावर है वो टॉप लेवल अपने पास ही न रखे, उसको क्या है कि आगे मैनेजमेंट के जो लेवल है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे। फ्यूल कहता है कि कंपनी मस्ट नॉट बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड, कोई भी कंपनी है वो पूरी तरह सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए। बट देयर मस्ट हैव टू कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो कॉम्बिनेशन है वो होना चाहिए और ये निर्भर करता है संस्था के साइज के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशंस की साइज के ऊपर। द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस कैन विल ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड विद द सेंट्रलाइज टेक्निक। छोटा होगा तो वो सेंट्रलाइज टेक्निक को मैनेज कर सकता है, लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में उसमें डिसेंट्रलाइजेशंस है उसकी ज़रूरत पड़ती है। Secondly, if the employees are efficient and competent, then they can be trusted by having the decentralizations। अगर एम्प्लॉय उसके योग्य है तो उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशंस के में
अपना लेना चाहिए। बट इफ द एम्प्लॉयज आर नॉट फुल्ली developed and are the less number, then the must have to be centralized। अगर वो उसके काबिल नहीं है तो वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। फ्यूल एडवाइस नॉट हैव टू कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइज बट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यहाँ पे दोनों का है कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें इसके पॉजिटिव इफेक्ट जो क्या निकल के आते हैं, इसमें एक तो बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट हमें प्राप्त होते हैं। फास्ट डिसीजंस जो है एट द ऑपरेशन लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय द टॉप लेवल है वो संभव हो सकता है। इसकी वायलेशंस के जो दुष्परिणाम हैं वो क्या होते हैं, एक तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट ऑफ डिले इन डिसीजन। तो एक तो इसमें क्या है कि वो कारण बन जाता है डिले का। अगर पूरी तरह कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर दिया जाता है तो यानी कि सबॉर्डिनेट उसमें डिसीजन नहीं ले पाते। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल बी रिजल्ट ऑफ द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अगर उसका पूरी तरह डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है तो उससे जो अथॉरिटी जो होती है उसका मिसयूज होता है। इसके साथ साथ कहता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेंज, ये भी होना चाहिए। स्केलर चेंज का अर्थ होता है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ द सुपीरियर फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, यानी कि अपर रैंक से नीचे की तरफ चेन का फ्लो करना, ये स्केलर चेन कहलाता है। फ्योल इंसिस्ट है वो इसके ऊपर फोकस करता है कि दैट द इसमें चेंज मस्ट हैव टू बी फॉलो स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशंस से इसको कड़ाई से क्या अपनाना चाहिए। और एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू द एवरी की ऑफ दिस चेन, हर एक के जो उसका मेंबर है उस चेंज का उसके अकॉर्डिंग है वो उसमें जाने चाहिए। द स्ट्रिक्टली टू बी ऑर्गेनाइज्ड एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट हैव टू पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन, यानी कि नो स्किपिंग ऑफ एनी वन की शुड हैव टू बी अलाउड। इसके अंदर जो दिखाया गया है इसमें अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन प्रिंसिपल ई जो है वांट टू इसमें कॉन्ट्रैक्ट ओ, ई ओ से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। इन दिस चेन इज ब्रोकन देन देयर आर द चेंज ऑफ कम्युनिकेशंस गैप और ऑर्गेनाइजेशंस बट समटाइम्स द फॉलो द स्केलर हैज बिकेम द लॉन्ग प्रोसेस एंड सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी पास्ड। क्योंकि कई बार क्या होता है ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें और बातें होती है वो पास करनी होती हैं और चेन सिस्टम से अगर अपनाते हैं तो उससे डिले होने की संभावना करती है। एमरजेंसी के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है। और फ्यूल इसको परमिटेड ए शॉर्टकट ऑफ द चेन को उसको है ना वो कहता है कि इसमें नेचर के अकॉर्डिंग जो मैटर क्या है उसके ऊपर क्या है कि इसको फैसला लेना चाहिए। और जो इस तरह से जो होगा उसको हम गैंग प्लग के नाम से जानेंगे। ई और ओ से अगर कांटेक्ट करता है तो ये गैंग प्लग होगा, यानी कि ये स्केलर सिस्टम नहीं होगा। इसके पॉजिटिव इफेक्ट जो हैं वो क्या हो जाता है, एक तो सिस्टमेटिक फ्लो जो है ऑफ इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर देखने को मिलता है। नॉन कम्युनिकेशंस गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन से वो देखने को मिलता है। अब इसके अंदर इसका वायलेशंस के इस प्रिंसिपल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या दिखाई देंगे। देयर मे बी ए कम्युनिकेशंस गैप, इससे कम्युनिकेशन गैप होगा। और नो इसमें क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप वो है वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद में है कि इसमें नेक्स्ट जो आता है नंबर 10 जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इन दिस प्रिंसिपल जो है ऑर्डर डज नॉट हैव टू मीन्स द कमांड। ऑर्डर का अर्थ ये नहीं कि उसके ऊपर कमांड की जाती है, बट इट रेफर्स टू द क्लियरली अरेंजमेंट ऑफ मीन ऑफ मटेरियल दैट हैज़ टू बी फिक्स्ड प्लेस ऑफ फॉर एवरी थिंग्स। इसके अंदर एंड द एवरी वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्लो जो है इंसिस्ट करता है देयर मस्ट हैव टू बी फिक्स्ड प्लेस ऑफ टू कीप द एवरी मटेरियल एंड थिंग्स यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फिक्स्ड प्लेस फॉर द सीट एंड कैबिन जो है ऑफ एवरी एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर एक की क्या है कि बैठने की जगह और जो अदर जो टूल्स अगर यूज़ किए जाते हैं उनका एक पर्टिकुलर फिक्स जगह होनी चाहिए।
जिससे कि एक तो टाइम बचता है और एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होती है, और इसके अंदर दोनों की, मटेरियल और पर्सनस की। इसमें इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, तो नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन द सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल, यानी कि व्यक्तियों को ढूंढने में और मैन के मटेरियल को ढूंढने में टाइम की बचत होगी। स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है वो चलेगा, दिखाई देगा। इसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल है वो क्या देखने को मिलेगा, वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ एनर्जी इन सर्च ऑफ द मैन एंड मटेरियल्स। दूसरा, नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट द राइट टाइम। इसके साथ साथ हमने देखा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है वो हमें क्या कहता है, ये 11 ये कहता है इक्विटी रेफर्स टू काइंड्स फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। Employees will put there the maximum efforts only when they are to be treated with the kindness and justice, यानी कि उनके साथ अगर उचित व्यवहार किया जाता है तो वो अपना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता है एम्प्लॉय। इफ़ द मैनेजर इज़ बायस्ड द डीलिंग विद द एम्प्लॉयज़ देन द एम्प्लॉय विल गेट द डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि मैनेजर उसकी अवहेलना करता है तो वो उसको डिससेटिस्फैक्शन फील करता है। एंड द नोट कंट्रीब्यूट्स देयर द मैक्सिमम कैपेसिटी, और वो अपना पूरी जो है योगदान जो है वो उसमें नहीं दे पाता। द इक्विटी इसमें डज नॉट मीन्स द इक्वल सैलरी टू द पियंस और टू द सुपीरियर्स। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि भी उनकी जो सैलरी है उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, बट द इक्विटी मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ सेम डिसिप्लिन रूल, यहाँ पे रूल लीव्स रोल्स इन द सेम वे ऑफ द इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रेड पोजीशंस एंड जेंडर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशंस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन्स एंड लैंग्वेज, कास्ट, इसमें बिलीफ और नेशनल। इसके साथ साथ अगर इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं तो हमें को यहाँ पर देखने को मिलता है कि एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाइड, इसमें एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन होता है। मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ एंड द बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, वो होता है यानी कि उसके मॉरल ऊंचा उठता है एम्प्लॉय का। जो वायलेशंस ऑफ दिस प्रिंसिपल कॉन्सिक्वेंसेस है वो निकल के क्या आता है, तो डिससेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉय आता है। सेकेंडली क्या है कि इंक्रीज इन द टर्नओवर है वो बढ़ जाता है। अनहेल्दी रिलेशंस बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स है वो देखने को मिलते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि बच्चों आपको यह क्लियर होगा। इसके लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।